नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो होने वाला है वो है 25 तारीख को जो ग्रहण हो रहा है उस ग्रहण के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और 25 मार्च 2024 को साल का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण हो रहा है। और उसी के ठीक 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा, मतलब 8 अप्रैल के आसपास, 8 अप्रैल को उसका भी वीडियो अपलोड होगा। पर परंतु आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में दो विशेष बातें आपको याद रखनी चाहिए कि चंद्र ग्रहण जो है, चंद्र मनसो जातका, चंद्र हमारे इमोशनल चीजों को दिखाते हैं, इमोशनल क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो चंद्र ग्रहण जब लगता है तो व्यक्ति के इमोशंस जो है वो टर्बुलेंस में आते हैं, ट्रबल में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, या इमोशंस को लेकर ही सबसे ज्यादा आघात होता है। वही अगर जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय व्यक्ति के, सूर्य प्राण तत्व के कारक है, और प्राण अर्थात हमारे शरीर के प्राण, प्राण वायु। तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो अ, व्यक्ति के लिए ये जीव घातक होता है एक्चुअली, अगर वो उस प्रकार का इम्पैक्ट आपकी पत्रिका पर देता है तो। जरूरी नहीं कि वो पत्रिका का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके ऊपर ही हो, परंतु जहां भी वो इम्पैक्ट हो रहा है तो आपके इर्द गिर्द वो चीज होगी, आपके आसपास, आपके निकट जितने भी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, सदस्य हैं घर के, उनके साथ वो घटना घटित होगी। तो इसके बारे में हम और बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। सभी लग्न राशियों के लिए भी हम कीवर्ड समझने वाले हैं, और उसी के साथ साथ हम नक्षत्र के ऊपर भी एक यहाँ पे ग्रहण के अनुसार चर्चा करने वाले हैं कि नक्षत्र के अनुसार किस प्रकार से इसका फलित है। अ, ये ग्रहण जो है ये कन्या और मीन में होगा, क्योंकि कन्या और मीन में ही अभी राहु केतु जो हैं वो गोचर में चल रहे हैं। केतु जो है वो अभी कन्या राशि में है, और मीन राशि में राहु है। केतु हस्त नक्षत्र में थे अभी तक। केतु का नक्षत्र गोचर हस्त नक्षत्र में जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उसे जरूर चेकआउट करिए। और राहु फिलहाल जो है वो रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। जुलाई 8 के आसपास वो जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे, जिसका वीडियो आपके सामने आएगा ही आएगा। अब देखिए कि जब ही इस एक्सिस में सूर्य और राहु आते हैं, और सूर्य के साथ में जब चंद्र आते हैं, तो वो ग्रहण तैयार होता है। सूर्य के सामने जब चंद्र आते हैं तभी भी वो ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण जब है तो ये पूर्ण अमावस्या और पूर्ण पूर्णिमा के हिसाब से ये ग्रहण तैयार होता है, और ये साल का पहला ग्रहण है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण है। याद रखिएगा कि अगर ये ग्रहण इंडिया में, मतलब भारत में नहीं भी दिख रहा हो तो भी पूरे विश्व भर में ग्रहण के इम्पैक्ट होते ही होते हैं। ग्रहण जो है वो 40 डेज पहले और 40 डेज बाद में, और ग्रहण की जो टाइम पीरियड है, मतलब चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण जो 15 दिन का समय है, इसीलिए क्या आपको इसकी जो अवधि है वो कितनी लेनी चाहिए, ऑलमोस्ट 55 डेज की अवधि होनी चाहिए। तो 55 डेज की जो अवधि होती है वो आपको उतने टाइम पीरियड भर आपको क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए सभी प्रकार के डिसीजन मेकिंग के लिए अपने जीवन में, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, करियर के हो, फाइनेंस के हो, इमोशनल हो, सभी चीजों को लेकर। हम इसके ग्रहण के अलग अलग पक्षों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं आगे। उसके पहले मैं हमेशा की तरह जैसे अनाउंसमेंट करती आई हूँ कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है। और ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के एक महान योग पर है, और ये पुस्तक आप सभी को जीवन में जो भी आपके अनुत्तरित प्रश्न हैं उनके जवाब देने के लिए आपको सक्षम होगी, ऐसा मेरा प्रयास है। पुस्तक लिखना, गूढ़ विद्या के ऊपर कोई भी किताब लिखना या कोई भी चीजों की रचना करना, ये कोई साधारण मनुष्य के काम नहीं है। इसके लिए उन गूढ़ विद्याओं के जो अधिष्ठात्री देव देवी हैं उनका ही आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, उस पराशक्ति का आशीर्वाद चाहिए, वही आपसे वो चीज करवाती है। तो ईश्वरी काम के लिए ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है।
तो जैसे जैसे प्रगति होगी आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करती रहूंगी चीजों को। ग्रहण के ऊपर बात करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हमें राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं परंतु बहुत प्रभावकारी हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हम सभी जीव जंतुओं पर, हम सभी मनुष्यों पर। तो उनका आशीर्वाद लेकर इस गोचर की शुरुआत में करती हूँ, इस ग्रहण के बारे में शुरुआत करती हूँ। ओम राहु ओम केतु ओम हर हर महादेव। अब हम बात करेंगे, और आज हम अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो ग्रहण है, कन्या और मीन एक्सिस पे जो ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण, ये किस प्रकार से कार्य करेगा। एक, इस ग्रहण के किस प्रकार से इम्पैक्ट कहाँ कहाँ किन किन को है, सबसे पहले ये समझिए। तो कन्या राशि ऑब्वियसली जिनकी है, तो वो आपका चंद्र लग्न हो सकता है, सूर्य लग्न हो सकता है, या फिर आपका लग्न हो सकता है। तो इनमें से कन्या या फिर अगर मीन आपका लग्न है, इन तीनों लग्नों में से, तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत प्रभावकारी होने होने वाला है, याद रखिएगा। आप सभी की जो भी कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले, मीन लग्न वाले, मीन राशि वाले जो भी लोग हैं, सूर्य लग्न के भी, आप सभी लोगों के जीवन में अगले 2 महीनों तक, 2.5 महीनों तक जो भी परिणाम होते हैं, आप वीडियो में जो भी चीजें देखते हैं और उसमें आपको जो भी सूत्र लागू पड़ते हैं या आपके अनुभव होते हैं, मुझे हम इंतजार रहेगा, मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि आप उस चीज को आप अपने अनुभवों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। आ, अब देखिए कि इसी के साथ में कन्या राशि बुध की राशि है। इसका अर्थ है कि बुध की दूसरी राशि है मिथुन राशि, उसके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट होगा इस चीज का। उसी प्रकार से मीन राशि ये गुरु की राशि है, तो गुरु की जो दूसरी राशि है धनु राशि, उनके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। याद रखिए आपकी पत्रिका में कन्या राशि, मीन राशि, ये अगर आपके प्रारब्ध के पेंडिंग कर्म के भाव में, 6th हाउस में, ये आपके 8th हाउस में, मृत्यु के भाव में, सुपर ऋण बोलते हैं इसे, और आपके व्यय भाव में, मतलब आपके 12वें भाव में अगर पड़ती हैं ये दोनों राशियां, चारों राशियां, कन्या, मिथुन, मीन और धनु, ये आपके अगर इन भावों में अगर पड़ती है, तो ये गोचर जो है ग्रहण का आपके ऊपर बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा ही रहेगा। उसी प्रकार से जो उसी प्रकार से जितने लोगों के जन्म नक्षत्र बुध के हैं और गुरु के हैं, मतलब 6 नक्षत्र हुए, कौन कौन से, सर्वप्रथम अश्लेषा, फिर ज्येष्ठा और फिर रेवती, ये 3 नक्षत्र बुध के हुए। उसी प्रकार से गुरु के जो नक्षत्र हैं वो कौन से हुए, पुनर्वसु, फिर आपका विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। ये जो 6 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत परिणामकारक होने वाला है। ग्रहण जो है, देखिए नवतारा सिस्टम के हिसाब से भी ग्रहों, जब कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में आते हैं, क्रूर ग्रह आते हैं, ग्रह युद्ध होता है, वेद लगता है, इन सब के इम्पैक्ट होते ही होते हैं। तो ये हुआ नक्षत्र का पार्ट कि कौन से नक्षत्रों को इम्पैक्ट होगा। अब दशा की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपकी बुध की दशा चल रही है, अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है बुध और गुरु की, तो भी ये ग्रहण जो है आपके लिए परिणामकारक कुछ ना कुछ मेन परिणाम लेकर आने वाले हैं। क्योंकि ग्रहण जो है ये कभी भी बहुत हैप्पी मूवमेंट्स देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ चैप्टर एंड होते हैं या फिर शुरुआत होते हैं। तो वो इमोशनल हो सकता है, या फिर अगर हम सूर्य की बात करें तो वो आपके आत्मा को लेकर भी हो सकता है, आपके आत्मिक यात्रा को लेकर भी हो सकता है।
अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझिए कि जब हम सूर्य साक्षी और चंद्र साक्षी ये शब्द उच्चारते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ। तो जब सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण अर्थात चंद्र साक्षी, चंद्र के साक्ष्य में वो चीज हो रही है, चंद्र के कारण हो रही है, चंद्र के उजाले में वो चीज हो रही है। तो निशत काल में जो भी कार्य करते हैं, उस निशत काल में जो कार्य करते समय जो घटनाक्रम होती है, उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है, ये भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। फिर उसी प्रकार से सूर्य साक्षी, दिन में हम सभी काम करते हैं, हम सभी दिन में काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत रात में होती है, मतलब रात्रि के समय उनका काम शुरू होता है। तो बहुत सारे जो नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, बहुत सारे जो निशाचर हैं जो रात में ज्यादा जागृत होते हैं, एक्टिव एक्टिव होते हैं और काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शांतता चाहिए रहती, नीरव शांतता चाहिए रहती है। अब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका रात्रि का जन्म है या दिन का जन्म है, उसके अनुसार से भी उसके उसको इम्पैक्ट ज्यादा है। जिनको सूर्य ग्रहण मतलब जिनका दिन का जन्म है, उनके लिए सूर्य ग्रहण बहुत प्रभावी होता है। उसी प्रकार से जिनका शाम का मतलब रात का जन्म है, अंधेरा, चंद्र उदय उदय होने के बाद का जन्म है, तो उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत प्रभावी होते हैं। और ये ग्रहण हमारे लिए वेव्स, टर्बुलेंस लाते ही लाते हैं, कहीं ना कुछ इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लाते ही लाते हैं हमसे, या फिर हमारा हमसे जो भी संबंधित चीजें हैं जिससे हमें त्रास हो सकता है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है वो। अब सर्वप्रथम मेजर तौर पे राशि अनुसार काल पुरुष कुंडली में, राशि अनुसार अगर हम और भाव अनुसार अगर हम बात करें कि ये जो ग्रहण है इसका इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है, तो कन्या राशि आपके प्रारब्ध की राशि है। काल पुरुष कुंडली में काल पुरुष कुंडली किसकी होती है, मेष लग्न की होती है, और कन्या राशि छठवें भाव में आती है, सिक्स्थ हाउस में आती है। षष्ठ भाव की जो राशि है ये आपके प्रारब्ध को, आपके रूटीन को, आपके जॉब को, आपके सर्विस को, आपके रोग रिपु ऋण को, लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल डिस्प्यूट्स, कोई भी लीगल चीजें चल रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब को, और ये आपके रोज के रूटीन को भी दिखाती है। तो जब इसमें ग्रहण होने वाला है, इसका अर्थ है कि ये सारी चीजें आपकी इम्पैक्ट में आने वाली है, हम सभी की, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, या प्रत्येक व्यक्ति के पत्रिका में ये राशि जहां पे भी बैठ रही है, ये राशि जहां पे भी वास करती है, उस क्षेत्र में, उस फील्ड में, उस एस्पेक्ट के जीवन में आपको दिक्कत या आपको ये सारे परिणाम दिखाई देने वाले हैं। उसी प्रकार से जब आप मीन राशि की बात करते हैं, तो काल पुरुष कुंडली में ये आपके व्यय भाव में पड़ती है। काल पुरुष कुंडली का जो व्यय भाव है, 12वां भाव है, ये किसका है, ये एग्जिट का भाव है। ये आपके खर्चों का, ये खड्डे का भाव है, कुछ ना कुछ खड्डा देने के लिए, लॉस देने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन, नींद का भाव है, शैया सुखों का भाव है। ये भाव सभी बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सप्तम से छठवा आता है। ये भाव सभी जितने प्रॉपर्टी को लेकर काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी अपनी लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भाव चतुर्थ से नवम है। ये भाव सभी सभी पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पंचम भाव से आपका नवम अष्टम भाव है, मतलब बच्चों को दिक्कत। ये भाव जो है ये आपके प्रारब्ध से डायरेक्ट सामने आता है। सप्तम भाव से ये षष्ठ है, इसलिए कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है, सप्तम का प्रारब्ध, मतलब अभी दोनों प्रारब्ध आपके जीवन के एक्टिवेट हो रहे हैं, आपसे और आपके संबंधित आपके स्पाउस से, क्योंकि सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस दोनों का ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या होता है, अब प्रारब्ध जो है, जहां पे जो चीज वी आर गिवन विथ, जिसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको भोगना पड़ता है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उस भोग को आप
किस तरह से समझते हैं? या तो आप प्रताड़ित होकर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, या उसे आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा है, मुझे मान लेना चाहिए, ऐसा है, मुझसे ये चीज गलती होती है, या मेरे साथ में ये पैटर्न वर्क करता है। और उसी प्रकार से प्रारब्ध को ये भी कहा जाता है कि जो आप गत जन्मों से लेकर आ रहे हैं उसका लेखा जोखा जो है, यही वो गोचर की विंडोज होती हैं, यही वो गोचर के टाइम पीरियड होते हैं जहां पर आपको ये प्रारब्ध जो है आपको सामने आकर खड़ा हो जाता है और आपसे कर्म करवाता है, या आपको कर्म करना होता है। तो आप कर्म करते हैं कि नहीं कर्म करते हैं? वो प्रारब्ध आपको मौका दे रहा है, आपसे चीजें ले रहा है। तो ये आपकी दशा पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली आपके पत्रिका में शनि राहु गुरु ये ग्रहमान स्थिति कहाँ पे कैसी बनी हुई है उसके ऊपर है। और ये दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि 6th हाउस आपका प्रारब्ध है और 12th हाउस आपके स्पाउस का प्रारब्ध है। पेंडिंग कर्म, आप दोनों के जीवन के ऐसे कोई पेंडिंग कर्म जो एकत्रित रूप में सामने आने वाले हैं, और सामने आकर उस चीज को आपको कहीं ना कहीं फेस करना है। वो चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। वो किस क्षेत्र में हो सकते हैं वो चैलेंजेस? वो आपके जॉब के क्षेत्र में हो सकते हैं, आपके हेल्थ के क्षेत्र में हो सकते हैं, लीगल डिस्प्यूट के मामले में हो सकता है कोई ना कोई, आपके प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर हो सकता है, आपके मान हानि को लेकर हो सकता है, आपके आपके किसी जॉब एनवायरनमेंट में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो एचआर या किसी ने कुछ केस किया है, या किसी ने कुछ इनफेम चीजों को आपके लिए कहा है, ये हो सकता है। उसी प्रकार से ये 12वां भाव जो है, ये क्या है? अब फॉरेन से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं, फॉरेन के डेलीगेट्स हैं, फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं, फॉरेन से संबंधित, फॉरेन से फॉरेन के लिए काम करने पर, उस प्रोजेक्ट्स पे काम करने पर आपको पैसा आता है। फॉरेन में जिनका घर है, जो रिसाइड करते हैं पर है इंडिया के, उन सभी के लिए भी ये इम्पैक्टफुल है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए पूर्णतः तैयार है मानसिक रूप से, उसके लिए भी इम्पैक्टफुल है। क्योंकि ग्रहण वो समय है जो आपको चीजों को दिखा देता है। वो जो 55 दिन होते हैं, मतलब 25 तारीख को अगर ग्रहण है, आपका चंद्र ग्रहण है, तो उससे आपको 40 डेज पहले, और जो बीच के 15 दिन है, मतलब 25 तारीख से लेकर 8 अप्रैल तक जो 15 दिन गुजरते हैं, मतलब एक तिथि गुजर रही है, अमावस से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस। तो जब एक तिथि गुजर रही है, तो उसके बाद में उस नेक्स्ट आने वाली तिथि, मतलब जो 8 अप्रैल की बात करें जहां पे हम सूर्य ग्रहण होने वाला है, वहां से आप अगर नेक्स्ट देखते हैं 40 डेज, तो भी ये इम्पैक्टफुल है। मतलब ये समय जो चल रहा है, ऑलरेडी आपके जीवन में उसके परिणाम शुरू हो चुके हैं। और वो परिणाम इस प्रकार से हैं कि धीरे धीरे रूप ले रहे हैं, धीरे धीरे उसका एक विशाल रूप आपके सामने आएगा। अब देखिए, ये 6 कन्या राशि और ये जो मीन राशि है, ये आप सभी की पत्रिका में जहां भी स्थित है उससे संबंधित आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, मतलब अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो ये एक चीज मैंने कह दी कि आप दोनों के, मतलब स्पाउस कपल के खुद के प्रारब्ध यहाँ पे जुड़ गए हैं। आपके खुद के जितने भी रोग ऋण रिपु हैं वो भी यहाँ पे जुड़ गए। इधर आप किसी रोग से, या आपके रिपुओं से, या फिर आपके ऋणों से मुक्त होंगे, या फिर नए सिरे से आप यहाँ पे ऋण लेंगे। तो बहुत सारे जातक हो सकता है कि भाई प्रॉपर्टी के लिए ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। बहुत सारे जातक हो सकता है कि भाई अपने अपने घर के किसी बहुत पास के सदस्य के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, खर्चे के लिए कहीं ना कहीं लोन लिया है, मेडिक्लेम लिया है, इंश्योरेंस लिया है, और वो वो टाइम पीरियड चल रहा है। तो इस प्रकार की घटनाक्रम हो सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए कि ये आपकी पत्रिका में कन्या राशि और मीन राशि और क्या बताती है। कन्या राशि है उपचय भाव, ग्रोथ हाउसेस, 3
6, 10 और 11, ये जो भाव है ये ग्रोथ हाउसेस हैं, उपचय है, उपाच्य है। मतलब ये हमेशा कांस्टेंट ग्रोथ देती है, कांस्टेंट ग्रोथ करता है। इन इन भावों में, तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में जब व्यक्ति के पत्रिका में कोई भी ग्रह होता है तो वो व्यक्ति प्रगति करता ही है। वो मतलब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है खुद अपनी कोशिशें करता ही रहता है अपने आप को ग्रोथ में लाने के लिए, उसकी ग्रोथ कांस्टेंट चलती ही रहती है। क्योंकि तीसरा पराक्रम है, छठवां आपका खुद का रूटीन है, आपका प्रारब्ध है, पेंडिंग कर्म आप पूर्ण करने के लिए अपना पराक्रम दिखाते ही हैं। और दशम आपका कर्म है। और ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। लाभ जैसे ही मिलता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और कर्म करूं और एफर्ट्स डालूं। तो छठवां जो भाव है ये कौन सा है? उपाचय भाव है। मतलब ये दूसरा अर्थ त्रिकोण है। पहला अर्थ त्रिकोण आपका द्वितीय स्थान है। तो आपका अर्थ त्रिकोण, आपके फाइनेंस का हाउस भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है इस ग्रहण में। और वो फाइनेंस का भाव जो है, जो एक्टिवेट हो रहा है, वो कुछ ना कुछ आपके पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए भी है। वो फाइनेंस का हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जॉब को लेकर भी है, आपके काम को लेकर भी है। और यही भाव जो है आपके बिजनेस से 12th हाउस आता है। इसका अर्थ है कि ये बिजनेस का एग्जिट भी है, बिजनेस का खर्चा भी है। तो अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है कि कहीं ना कहीं ये आपको ये ग्रहण जो है, ये ग्रहण आपको दिखाने वाला है कि आपके बिजनेस में कुछ मीनिंगफुल जो है, कुछ चीजों का डिक्लटर करना है, कुछ चीजों को फोकस करके चीजों में रखना है। तो ये खास करके कन्या लग्न के जातकों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीन लग्न के जातकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं शुरुआत में कह चुकी हूँ। अब उसी प्रकार से हम मीन राशि की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये मीन राशि जो है ये मोक्ष त्रिकोण की अंतिम राशि है। मोक्ष त्रिकोण मतलब लेट गो करना। मतलब ये जो गोचर है, ये ग्रहण का जो गोचर है, ग्रहण जो है ये क्या बता रहा है आपको? कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें आपको लेट गो करनी है। मोक्ष मोक्ष हमेशा आध्यात्मिक रूप से ही इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा नहीं है। उसे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है हर जीवन के एस्पेक्ट में। बहुत बार हम ऐसी चीजों को पकड़ के रखते हैं जो हमारी ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो ये जो एक्सेस है वो दिखा रहा है कि ग्रोथ अगर चाहिए तो 12th हाउस मतलब लेट गो करना सीखना पड़ेगा। तभी न्यू मेमोरीज आएंगी, तभी आप नई चीजें बना सकेंगे। क्योंकि एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोक्ष त्रिकोण है तो ये उन सभी साधकों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो साधना जगत से, अपने मेडिटेशन से बहुत कुछ अचीव करते हैं, एफर्मेशंस देते हैं, मैनिफेस्टेशन को करने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाते हैं। उन सभी के लिए जो लोग अपने जीवन में नींद के माध्यम से, मतलब एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहिए, सूक्ष्म शरीर विचरण कहिए, या फिर नींद के माध्यम से बहुत बार अपने चीजों को प्राप्त करते हैं सपनों के माध्यम से, तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि यहीं से आपको क्लू मिलने वाले हैं कि आने वाले समय में जो भी विपदा अगर आती है तो उसे आपको कैसे पार करना है। मीन राशि का जो राहु है, बहुत लोगों को अभी फिलहाल गोचर में चल रहे हैं इस मीन राशि के राहु के कारण, मतलब नींद में आपको अपने पितरों को दिखना, पितरों का दिखना, मरे हुए लोगों को दिखना, या फिर आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सर्पों का दिखना, नागलोकों का दिखना, नागों से संबंधित कुछ ना कुछ अगर आपको स्वप्न आते हैं तो स्वप्न में जब सिंह, टाइगर, या हम कोई भी इस प्रकार का जो जो जंगल का राजा है उसका अगर स्वप्न आता है तो ये कहीं ना कहीं शक्ति का कारक है। ये आपकी शक्ति को दिखा रहा है कि क्योंकि वो शक्ति का वाहन है। सभी देवी को, बहुत सारी देवियों का वाहन जो है वो इस प्रकार के जानवर हैं। तो जब आपको इस ग्रह या इस ऐसे जानवर सपने में दिखाई देते हैं कि आपको सिंह दिखाई दे रहा है, आपको चीता दिखाई दे रहा है, अलग अलग
अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग प्रहर पे ये चीज दिखाई दे रही है, तो वो शक्ति कहीं ना कहीं आपके आसपास विचरण कर रही है, आपको सपोर्ट दे रही है। खैर, ये जो वीडियो है ये स्वप्न को डिकोड करने के लिए नहीं है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल जो गोचर चल रहा है, जिस प्रकार की ग्रहमान स्थिति है, व्यय भाव का जो राहु है वो क्या कर रहा है, आपको इस प्रकार की घटनाक्रम दे रहा है। आपको समझना है कि इससे अपने को क्लू क्या मिल रहा है। अब आने वाला जो समय है उसमें भी आपको अपने नींद में होने वाली घटनाक्रम उसे भी आपको याद रखना है, लिख लेना है। उस दिन को लिख लीजिए जिस दिन वो आपको स्वप्न पड़ा है। अगर उसको हिंट समझना चाहते हैं तो आप उसकी तिथि नोट करिए, आप उसका प्रहर नोट करिए, तो आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। योग नोट करिए, उस दिन योग क्या था, नक्षत्र क्या था, तो बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा कि वो जो स्वप्न है वो किस प्रकार से आपको हेल्प कर रहा है, क्या क्लू दे रहा है, क्या हिंट दे रहा है। और ये आपको ग्रहण काल में ज्यादा अनुभव होगा ही। जिस दिन जिस दिन ग्रहण है उस दिन चंद्र जो है वो ऑब्वियसली कन्या राशि में चल रहे हैं, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्र रहेंगे उस वक्त वो ग्रहण लगता है। ग्रहण शुरू मतलब ग्रहण का इम्पैक्ट है, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट लगभग जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले शुरू शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसका इम्पैक्ट सूतक जो है वो कम मतलब वो लगभग 12 घंटों पहले शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है, जब कन्या राशि में ये जो ग्रहण है उसका इम्पैक्ट अगर हम नक्षत्रों के अनुसार देखें तो किस प्रकार से होगा। उस दिन चंद्र जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो जितने भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातक हैं उनके लिए इम्पैक्टफुल बहुत ज्यादा है। अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कोई भी आपका ग्रह है पत्रिका में, वो ग्रह जो भी भाव जिस भाव का स्वामी है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर आप इन शॉर्ट कहें तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है। पिता तुल्य लोगों के लिए जो हमारे जीवन में है उनके लिए ये गोचर जो है वो कठिन है। शरीर वाइज, हेल्थ वाइज ये गोचर उनके लिए कठिन रहेगा, क्योंकि पत्रिका में जितने भी मतलब पत्रिका में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य जो है वो पिता के कारक होते हैं। नक्षत्रों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, सन्नादि नक्षत्र और अदर जो स्पेशल नक्षत्र से हैं उनको। उस प्रकार से नवतारा सिस्टम के हिसाब से जो विपत, प्रत्यरी और वध नक्षत्र होते हैं वो आपको हमेशा त्रस्तदायक होते हैं। जब नक्षत्र का इम्पैक्ट इन नक्षत्रों के अनुसार होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब जन्म नक्षत्र से आपका जो तीसरा नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र से आपका जो पांचवा नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र से जो आपका सातवां नक्षत्र है, क्योंकि सातवां नक्षत्र वध हुआ, पांचवा नक्षत्र प्रत्यरी हुआ, मतलब जो आपको कहीं ना कहीं अपोनेंट या प्रतिकूलता लाने वाला है। वध नक्षत्र मतलब कोई ना कोई आपको एक ऐसी चैप्टर एंडिंग है, वध है वो, मर्डर है वो, या वो खत्म होना है चीजें, संहार है। और विपत मतलब विपत्ति, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना, ऑब्स्टेकल्स आना, उसे पार किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिसका है उसके लिए ये नवतारा सिस्टम के अनुसार उन्हें फल जरूर देखना चाहिए। जन्म नक्षत्र पर जब भी गोचर आता है, कोई भी ग्रह जब आपके जन्म नक्षत्र में प्रवेश करता है, मतलब अब यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की बात हो रही है क्योंकि ग्रहण उस दिन जो है वो चंद्र ग्रहण, और वो चंद्र जो है उस दिन उस समय जिस समय ग्रहण होने वाला है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए जितने भी लोगों का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है वो जन्म नक्षत्र है। तो जन्म नक्षत्र पे जब ये ग्रहण होता है तो ये इम्पैक्ट आपके शरीर पे है। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को कमजोर या ड्रेन, आपके एनर्जी को ड्रेन आउट करता है, या आपको कहीं ना कहीं दिक्कत भी देता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई अभी फिलहाल शनि जो है ना वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, और यहाँ ऑब्वियसली शनि के साथ में राहु केतु के एक्सिस नहीं है, नहीं तो ये ग्रहण जो है वो बहुत बहुत विनाशकारी होता है। बहुत कुछ बड़े
बड़े इवेंट्स दिखाते हैं जो कि होगा जब शनि जो है वो मीन राशि में मतलब प्रवेश करेंगे और राहु के साथ में कुछ समय के लिए युति बनाएंगे, और जब वो ग्रहण आएगा तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वो। बहुत कुछ दिखाएगी वो जीवन में। और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, माइक्रो लेवल पे नहीं, मैक्रो लेवल पे इसके इम्पैक्ट होंगे। अगले साल शनि प्रवेश करने वाले हैं मीन राशि में, मार्च में। और जो फर्स्ट ग्रहण होगा, मैंने ग्रहण की डेट्स अभी देखी नहीं अगले साल की, हम इस ग्रहण की बात कर रहे हैं तो, पर हाँ आज ये इस प्रकार से इसका इम्पैक्ट आता है। मेष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है ये उनके सिक्स्थ और ट्वेल्थ एक्सिस को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपकी जॉब को लेकर, सबसे पहले आपके सर्विस को लेकर, आपके जीवन में जितने भी जॉब से संबंधित जो भी आपको इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं, उस पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। जॉब को लेकर एक कॉम्प्लेक्स या एक डर आ सकता है, छूटने का डर आ सकता है, और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। देखिए, यही वो टाइम पीरियड है जब आप मेनली अपने रूटीन को सही रखिए, क्योंकि ये ग्रहण काल जो है आपकी नींद को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अनवांटेड अलग तरीके के विचारों से भी आपको ग्रसित कर सकता है। ये ग्रहण आपकी स्लीप साइकिल, आपके शैया सुख को भी डिस्टर्ब करने वाला है। इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट वैविध्य आने वाला है, या वो ऐसा इम्पैक्ट आने वाला है कि जो शायद अ, आप अपने जीवन में, आप अपनी पर्सनालिटी के एक अलग रूप को देखेंगे। जो जातक फॉरेन के लिए जा रहे हैं, ये वो टाइम पीरियड है कि आपको अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए क्लूज मिलने वाले हैं, हिंट मिलने वाले हैं, नींद के माध्यम से, मतलब स्वप्नों के माध्यम से। और स्वप्न में आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलेगी। तो आप अपने स्वप्नों को बहुत ध्यान से इंस्पेक्ट करिएगा। अगर आप उसे लिख के रखते हैं उठने के बाद में, और फिर बाद में उसे गो थ्रू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस दिन नहीं बट ग्रहण काल का जो 55 डेज का जो मैंने टाइम पीरियड बताया है वो आपको इम्पैक्ट समझ में आ जाएगा, या फिर आपको अनुभूति हो जाएगी। ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए मेडिटेशन मस्ट है। केतु की आराधना करना भी आपके लिए हितकर होगा। केतु का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। केतु की वस्तुओं का मतलब लहसुन का दान कर सकते हैं। केतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिखाते हैं। तो अपने गट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके गट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, आपके पेट को इम्पैक्ट होगा। अगर हम वृषभ लग्न को की बात करें, वृषभ राशि की बात करें, तो ये जो ग्रहण है ये उनके लिए कहाँ हो रहा है, उनके पंचम भाव और लाभ भाव की एक्सेस है। देखिए, ये इम्पैक्ट हो रही है। तो ये ग्रहण आपके कुटुंब को लेकर और खास करके संतति को लेकर कहीं ना कहीं चिंताजनक दिखाई देता है। ये आपको सेंसिटिविटी रखनी है कि अपनी अपने संतान के प्रति, उसके सभी चीजों के प्रति, उसके एजुकेशन के प्रति, आप उसके हेल्थ के प्रति कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी आपको ये टाइम पीरियड में ज्यादा रखनी पड़ेगी। यह वो टाइम पीरियड है कि जब आप कोई भी लाभ देखने या लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं, तो उस लाभ में कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन्स हैं। मतलब कुछ फॉग जैसी सिचुएशन है, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो क्लैरिटी आने के लिए कुछ समय लगेगा। लगभग 55-60 डेज का टाइम पीरियड आपको वेट करना पड़ सकता है। अ, वृषभ लग्न के जातकों के लिए एक और चीज है कि ये वो टाइम पीरियड है कि आप धर्म प्रद होकर काम करें। जो भी आपको विचार आ रहे हैं, जो भी आपकी फंडामेंटल्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हिलने की संभावना है, मर्यादा भंग होने की संभावना है आपसे। उसका ध्यान रखिएगा। अगर हम मिथुन लग्न की बात करें, तो मिथुन लग्न के लिए ये जो एक्सेस है, ग्रहण की जो एक्सेस है, ये कहाँ काम कर रही है। ये एक्सेस होगी आपके चौथे भाव में और दशम भाव में। चौथा भाव माता का है, चौथा भाव सुखों का है, प्रॉपर्टी का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है।
दशम भाव आपके कर्म का है। 4-10 एक्सेस यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है। पेरेंट्स को लेकर सजग रहेगा, माता को लेकर, माता के हेल्थ को लेकर सजग रहिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड है कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ दिक्कत में आ सकती है। ये वो टाइम पीरियड है कि जब आपका पेट खराब हो सकता है। पेट खराब होने के कारण, आपका गट खराब होने के कारण आपको तकलीफें हो सकती हैं। ये वो टाइम पीरियड है कि आप प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर बहुत ध्यान पूर्वक सब चीजें करिएगा, और डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी सही तरीके से करिएगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न या कर्क राशि की जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये जो ग्रहण काल है, उन्हें ग्रहण जो है वो कहाँ इम्पैक्ट करता है? उनके पराक्रम में और उनके भाग्य में। मतलब कैंसर के लिए, कर्क के लिए ये जो ग्रहण है, ये उनका खुद का पराक्रम और उनके भाग्य को आ, पूरी तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। भाग्य से मिलने वाली चीजें और आपके पराक्रम, मतलब आपके सेल्फ एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे आपको लगता है कि भाग्य कम पड़ रहा है, अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। नेगेटिविटी आपको अगर ग्रसित कर रही है, तो अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए कि मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं रहना है। फाइट करिए, फाइट हार्ड। ये वो टाइम पीरियड है कि आप अपने ग्रहण काल के टाइम पीरियड में आपको मौका मिलेगा कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ में कुछ शायद टाइम एंजॉय करेंगे या टाइम स्पेंड करेंगे, और वहां पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा जो लाइफ टर्निंग इवेंट्स दे सकता है। ये वो टाइम पीरियड है कि आपके पिता तुल्य या पिता के लिए ये समय आघात का हो सकता है, प्रॉब्लम्स का हो सकता है, हेल्थ इश्यूज का हो सकता है। तो उसके लिए पहले से ही प्रिकॉटिव रहिए, बहुत जरूरी है। ये वो टाइम पीरियड है कि अगर आप कोई तीर्थ क्षेत्र में यात्रा करके आते हैं, और कोई रिचुअल, कोई कोई ऐसा कार्य जो आपका पहले का बचा हुआ है, वो अगर आप करके आते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। सिंह राशि के लिए अगर हम ये बात करें, तो ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण उनके कुटुंब भाव, धन भाव, वाणी के भाव में और अष्टम भाव में हो रहा है। तो कुटुंब को लेकर कहीं ना कहीं, कुटुंब के सदस्यों को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। घर के किसी सदस्य को दिक्कत हो सकती है। इस ग्रहण का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनके जीवन में हो सकता है। आपके लिए ये इम्पैक्ट आपके वाणी के कारण आपके लिए सामने आ सकता है कि आप ऐसे समय पे कुछ ऐसी बातें कह जाएंगे अपने कुटुंब में, जो शायद जीवन भर उन लोगों को याद रह सकती है। ये समय है कि कुटुंब से में लगा हुआ जो श्राप होता है, उसके प्रारब्ध, उसके पेंडिंग कर्म सामने आते हैं, और वो हमें ग्रसित करते हैं। आर्ग्यूमेंट के थ्रू कर सकते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में शनि मंगल, मतलब खड़ाष्ट योग, मतलब झगड़ा है। तो वो दिखाता है कि ये ग्रहण काल जो है, यहाँ पे ये इम्पैक्ट देने वाला है। अष्टम भाव से ये एक्सेस जो है, कि ये एक्सेस आपको कहीं ना कहीं क्या करती है, कि आपकी वाणी के कारण, आपके खान पान के कारण आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आपके वाणी के कारण आपके आसपास का माहौल बिगड़ सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कन्या लग्न की बात करते हैं या कन्या राशि, तो ये खुद जो ग्रहण है वो कन्या और मीन के एक्सेस पे ही हो रहा है। तो कन्या के एक्सेस पे जब ये हो रहा है, इसका अर्थ है कि सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप अपने जॉब को लेकर, जॉब में आपका बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होने वाला है, हो ही रहा होगा। ये वो टाइम पीरियड है कि आपके ऊपर इमोशंस भी हावी होंगे। आप अपने अपनी इमोशनल हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये वो टाइम पीरियड है कि जब आपके अपने अपने स्पाउस के साथ में संबंध जो है, वो एक नवीन टर्न लेंगे। वो एक नवीन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे आपके आने वाले जीवन के लिए। ये वो टाइम पीरियड है कि आप अपने स्पाउस के हेल्थ को लेकर भी बहुत सजग रहिएगा। अब तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए, ये जो ग्रहण का जो एक्सेस है कौन सा है, ये आपके 6 और
12 का है। जिस प्रकार से मेष लग्न के लिए ये हमने बात की थी कि दोनों ही स्पाउसेस के लिए, कपल के लिए, एक दूसरे के लिए, मेल फीमेल के लिए ये जो ग्रहण है ये आपके प्रारब्ध को एक्टिवेट कर रहा है, आपके पेंडिंग कर्म को एक्टिवेट कर रहा है, आप दोनों के पेंडिंग कर्म को एक्टिवेट कर रहा है। उसी प्रकार से मेष लग्न के जो लोग हैं उनके लिए भी सेम चीज है कि आपका पेंडिंग कर्म, आपका प्रारब्ध भी एक्टिवेट हो रहा है और आपके स्पाउस का भी प्रारब्ध एक्टिवेट हो रहा है, और ये आप दोनों का एकत्र रूप से संबंधित है, मतलब एक दूसरे के प्रति है। इसको सबसे अच्छे से समझिएगा। और ये जो ग्रहण है ये आपके व्यय भाव में हो रहा है, तो खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। अचानक से कोई लॉस सामने आ सकता है। अचानक से लॉस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, व्यक्ति का भी लॉस सामने आ सकता है। अचानक से आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा इवेंट आ सकता है, या आपको फॉरेन से संबंधित कोई ऐसी प्रपोजल आ सकती है, बट उसके लिए आपको छोड़ के चीजें जाना होगा, ये भी हो सकता है। या फिर वहां से कुछ एक अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटी, पर वो अपॉर्चुनिटी आपसे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस मांगेगी। वृश्चिक लग्न के लिए बात करें, वृश्चिक लग्न के लिए बात करें तो ये जो ग्रहण है ये कहाँ हो रहा है उनके, ये हो रहा है उनके लाभ भाव में और पंचम भाव में। मतलब अब यहाँ पे लाभ भाव पूर्णतः ग्रहण की चपेट में है। मतलब जो लाभ आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने भी लाभ, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ झटका है यहाँ पर। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत है। आपके खुद के जो इन लॉज हैं उस फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आने की संभावना है। आपके जो लाभ है, गेन्स है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आने की संभावना है। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल, कॉन्टैक्ट सर्कल हैं, आपके इमीडिएट फ्रेंड्स जो हैं, जो बहुत अच्छे रिलेशन में हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत आने की संभावना है। उनके जीवन में कोई लॉस होगा। वो सिर्फ एक्सपेंडिचर पैसों का नहीं, वो व्यक्ति के जाने का भी हो सकता है। धनु लग्न के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सेस है ये कहाँ हो रही है, ये उनके 4-10 एक्सेस में ये ग्रहण हो रहा है। मतलब ग्रहण हो रहा है दशम भाव पर, इसका सबसे ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट है, मतलब आपके कर्मों पर। अगले आने वाले 55 दिन और जो अभी गुजर रहे हैं, जो दिन गुजर रहे हैं, इसमें आप अपने कर्म को लेकर बहुत सजग रहिएगा। आपके कर्म कहीं भी किसी भी प्रकार से मर्यादा के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। आपके कर्म जो हैं वो इमोशनली ड्रिवन नहीं होने चाहिए। जो भी इमोशनल ड्रिवन अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसका आपको इम्पैक्ट बहुत नुकसान में मिलेगा। ये वो टाइम पीरियड है जब आपके जीवन में इसका इम्पैक्ट आपके आपके पेरेंट्स पर, आपके आपने जो खड़ा किया साम्राज्य है उसके ऊपर होने वाला है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब बात करेंगे मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए। और ये जो ग्रहण है ये उनके लिए हो रहा है, उनके भाग्य और उनके पराक्रम के लिए। मतलब उनके भाग्य में ये ग्रहण हो रहा है। मतलब भाग्य के कारण या भाग्य में कहीं ना कहीं कमतरता आने वाली है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आने वाली है, जिसको काटना जरूरी है। वो आप अपने पराक्रम से कर सकते हैं, वो आप अपने अपने खुद के एफर्ट से कर सकते हैं। तो एक जगह पे बैठ के अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, कृप करते रहेंगे, तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। वो नेगेटिविटी पूरी तरह से ग्रसित करेगी। मकर लग्न के जातकों के लिए पिता तुल्य लोग या पिता, उनकी हेल्थ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्रहण कहीं ना कहीं किसी किसी प्रकार का घर में घात भी दिखाता है। गुरु के लिए भी ये घात दिखाता है कि आपके जो गुरु हैं, जो भी आपके टीचर रहे होंगे, जिनसे आप काफी अटैच रहे होंगे, उनके जीवन की यात्रा को लेकर भी कहीं ना कहीं ये घात दिखाता है ये ग्रहण। क्योंकि समझेगा कि राहु रेवती नक्षत्र में है, अंतिम नक्षत्र में है। ये एक्सेस की पेंडिंग कर्मा और लॉस वाली है, मतलब राशि। तो वो कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा और लॉस इन सबको दिखाती है ग्रहण को लेकर। तो बी वेरी अवेयर अबाउट इट। कुंभ
लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये उनके अष्टम भाव में और उनके द्वितीय भाव में हो रहा है। ये वो टाइम पीरियड है कि ग्रहण काल में अगर आप अपनी साधना करते हैं, अगर आप अपनी आ, विद्या, जो भी आप विद्या ग्रहण करते आए हैं उसको लेकर अगर आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, रिचुअल करते हैं, तंत्र करते हैं, तंत्रोक्त विधि से कोई साधना करते हैं, तो ये बहुत शीघ्र फलित हो सकती है। ये वो टाइम पीरियड है कि अगर आप अपनी माता को लेकर या आपके स्पाउस के फाइनेंस को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पे ये दिक्कत जरूर दिखाती है। मृत्यु भाव में ये जो गोचर हो रहा है मतलब ग्रहण का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत, क्योंकि आपकी पत्रिका में ये अष्टम भाव मतलब मृत्यु के भाव में है ये ग्रहण। तो ये आसपास कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रकार का मृत्यु तांडव भी दिखाता है। मेरे इस बात से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तांडव जो है ये व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, पर ये आसपास रिलेटिव्स में वो चीज दिखाता है, इन लॉज के फैमिली में भी ये चीज दिखाता है। दूसरा एक चीज समझिएगा कि मृत्यु हमेशा व्यक्ति की ही हो ऐसा नहीं है। ये आपके जीवन में किसी चैप्टर की भी किसी चैप्टर का भी अंत हो सकता है। अंतिम राशि मतलब मीन राशि की बात करते हैं जिसका ये एक्सेस है ग्रहण का, और उस लग्न के लिए बात करते हैं। ये ग्रह ये रिलेशनशिप को लेकर बहुत आपको सेंसिटिव रखने वाला है, और रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत देने वाली है, रिलेशनशिप इश्यूज। ये वो एक्सेस है कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए इस ग्रहण काल में। ये वो एक्सेस जो ग्रहण काल में एक्टिवेट हो रहा है, ये आपके स्पाउस के हेल्थ को भी प्रॉब्लम कर सकता है, स्पेशली मेंटली। मेंटल डिप्रेशन को हिट होना, मेंटली किसी न किसी इलनेस का आना, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। और ये हो सकता है पंचम स्थान या पंचम भाव के कारण, मतलब संतति के कारण हो सकता है, किसी प्रकार के लॉस के कारण हो सकता है। ये रहा संपूर्ण गोचर। अ, ग्रहण का जो इम्पैक्ट था आप सभी के जीवन में किस प्रकार से रहेगा, इस पर हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि इस ग्रहण काल में आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं। ये ग्रहण हो रहा है चंद्र और केतु की युति से, मतलब पूर्णिमा है उस दिन। तो आप केतु का जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल जब होता है ये रात को होने वाला है, उस समय तो जनरली आप नींद में ही रहेंगे, परंतु फिर भी जो साधक लोग हैं या जो ग्रहण काल में कुछ चीज करना चाहते हैं, कुछ अपने आप को अपने आप को करना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं, तो आप केतु के जाप कर सकते हैं। आप गणपति की भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि केतु के जो आराध्य है वो गणेश है। हाँ, अ, कौन से विशिष्ट देवों की आराधना करनी चाहिए ये तो मैं आपकी पत्रिका देखने के पर ही आपको बता पाऊंगी कि वो एक्सेस किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि ग्रहण काल में आप जो भी मंत्र जप करते हैं उसका उसका जो फल होता है वो 100 गुना होता है। मतलब एक माला का फल आपको 100 टाइम्स मिलने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट ये ग्रहण काल, ग्रहण में कोई भी आराधना या मंत्र जप करना होता है। ये मंत्र जब हमेशा आप मानसिक रूप से ही करते हैं, क्योंकि कर्म कांड कुछ भी हो वो शास्त्र के अनुसार ग्रहण में नहीं करना चाहिए, नहीं कि नहीं सजेशन दिया जाता है, पर आप मानसिक साधना, मानसिक रूप से ये चीज जरूर कर सकते हैं। तो केतु का जाप कर सकते हैं, केतु का जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। केतु की जो चीजें हैं उनका दान दे सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि दान देने के लिए आपकी पत्रिका में वो केतु किस प्रकार से बैठे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं किसी चीज का दान कहती हूँ, कोई रेमेडी आपको कह रही हूँ, तो वो सबको एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। एस्पिरिन जो दवा है वो सबका सर दर्द बंद कर सकती है, पर वो कुछ क्षणों का सिर्फ ये हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है। रूट कॉज फाइंड करना बहुत जरूरी है कि सर दर्द एग्जैक्टली किस कारण रहा था। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वो टाइम पीरियड है जब आप छिन्नमस्ता देवी या धूमावती देवी, इनके भी आप आराधना कर सकते हैं। अगर ये आप करते आए हैं, ये कभी आपने जीवन में किया है तो याद रखिएगा, महाविद्याओं की जो साधना होती है, ये रेमेडी होती है, ये बहुत तीक्ष्ण या ये बहुत स्ट्रांग होती है।
तो जब तक आपको अपने गुरु का आशीर्वाद या अपने गुरु का आदेश नहीं मिलता है, तब तक ये चीज ना करें। और क्या करना चाहिए ग्रहण काल में, किस प्रकार की रेमेडी करना चाहिए, ये सत्य कहें तो आप अपने इंडिविजुअल पत्रिका को देखने के बाद में निर्णय लीजिएगा। हाँ, आप अब तक जो जो मंत्र करते आए हैं उसके भी जाप आप अपने ग्रहण काल में कर सकते हैं, अगर आप उस वक्त सो नहीं रहे हैं तो। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ये ग्रहण हम सभी के लिए, आप सभी के लिए शुभ हो। नेगेटिविटी को हम काट सके, नेगेटिविटी को हम जला सके, ऐसी हमारी बुद्धि और हमारा आचरण रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। एक व्यक्ति को तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर दिस चंद्र ग्रहण।